कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील देखी ऑफ आवर वेरी डियर फ्रेंड बिलाल। बिलाल एज़ यू नो मिस्टर पाकी के नाम से कंटेंट क्रिएट करते हैं। उन्होंने बड़े कैजुअली आके एक अपनी स्टोरी में कहा कि यार मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि अगर पाकिस्तान में रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं तो लड़के और लड़कियों का यानी मर्द और ख़ातून का जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है टू दिस लाइफ रियलिटी या ये जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो बड़ा मुख्तलिफ है। लड़के क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकअप होने के बाद व्हाट दे डू इज़ दे हेड फॉर द जिम। वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने लग जाते हैं। वो बड़े बीसली किस्म के गाने लगा के, हार्ड रॉक किस्म के गाने लगा के, जिसमें वो कहते हैं जी मैं दुनिया बदलने वाला हूँ फलाना जमाका, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और यकीनन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी गुज़िश्ता जो भी साबका एसोसिएशन थी, मंगेतर थी, बीवी थी, उससे भी ज़्यादा कोई हसीन व जमील लड़की उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए एंड दैट इज़ हिज हैप्पी एंडिंग। ऑन दी अदर हैंड बिलाल का कहना था और उनकी ऑब्जर्वेशन थी और फिर जो उनको फीडबैक मिला इसने मज़ीद इस चीज़ को वैलिडेट किया कि लड़कियों का जो रद्द अमल होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लड़की का जब हार्ट ब्रेक होता है उसके बाद वो जी जाती है एक स्कॉलरशिप, पहले अपने घर वालों से लड़ाई कर लेती है, वो जा सिमरन अपनी ज़िंदगी वाला उसका मोड़ चलता है, वो कोई स्कॉलरशिप हासिल करती है या PR हासिल करती है, वो दूसरे मुल्क चली जाती है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और फिर उसके बाद दुनिया का हर अवार्ड जीत लेती है एंड शी लिव्स हर बेस्ट लाइफ। अच्छा, लड़के की जहाँ ख्वाहिश होती है कि लड़की उसकी जो ना इंस्टा की तस्वीरें देखे कि वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है और वो अब कितना गुड लुकिंग हो गया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लड़की का इस पर कोई फोकस नहीं होता। लड़की अपनी ज़िंदगी बेस्ट जी रही है और उसके बाद उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसके एक्स ने उसकी तस्वीर देखी भी है या नहीं। ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन वी थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि पाकिस्तान में रिलेशनशिप्स ख़त्म होने के, चाहे वो शादी हो, मंगनी हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, इसकी वजूहात क्या बनती हैं। हम क्या बहाना बनाकर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि यार जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, चलो पहले ही पता चल गया, या हमारे पर्सनालिटी क्लैशेस थे, हमारी एक दूसरे से बनती नहीं थी, हम बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। तो वो एग्जैक्टली जो इख्तिलाफ है वो है क्या, आइए ज़रा इसको अनपैक करते हैं, डीप डाइव करते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे साथ हानिया काज़मी मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इसके अलावा सफ़िया कासिम जी मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ये यंग लोगों से भी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा यकीनन अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शादियाँ और बहुत सारे रिश्तों को बनते बिगड़ते देखती होंगी, तो आपकी भी इस पर एक राय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। हानिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो बिलाल की थेरी है या ऑब्जर्वेशन है, ये लड़कों का और लड़कियों का जो रद्द अमल है रिलेशनशिप टूटने के बाद, आप इसको किस हद तक ऑब्ज़र्व करती हैं और क्या इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। इसमें ये होता है कि अगर लड़कियों की बात करें तो अगर उनका रिलेशनशिप फेल होता है तो वो अपनी सारी वो इनसिक्योरिटीज़ जो उनको ड्यूरिंग द रिलेशनशिप फील हुई थी कि उन पे पाबंदी लगाई हो या कोई भी ऐसे हमारे सोशल प्रेशर्स उन पे आए हों, तो वो चाहती हैं कि एज सून एज द रिलेशनशिप एंडेड, वो चाहती हैं कि फ़ौरन वो जंप करें और वो सारे जितने बैरियर्स उन पे लगाए गए थे या उनकी एम्बिशन को मारा गया था उस सब को तोड़ के वो आगे निकल जाएं। और लड़कों का ये होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहते हैं कि उनकी जो भी पास्ट रिलेशनशिप में जो भी खातून थी वो रिग्रेट करें उनको लूज़ करना। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है कि दोनों उन चीज़ों पे काम करते हैं जो उनको उस वक्त लगता है कि उनके रिलेशनशिप में कमी थी और हम फ़ौरन वो चीज़ अचीव कर लें, दे जंप राइट इनटू इट। अच्छा हानिया, मुझे बताएं कि एक रिलेशनशिप में हमेशा कहा जाता है एक हनीमून फेज़ होता है। शुरू में अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे के लिए क्यूरोसिटी है, दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। कब ये जो इख्तिलाफ़ात हैं या एक दूसरे के बारे में जो एक जुस्तजू होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, ये कब ख़त्म होने लगती है और वजूहात क्या बनती हैं आम तौर पर? हनीमून फ़ेज़ में असल में होता ये है कि हम ओवर शेयर कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि हनीमून फ़ेज़ होता है उस इंसान से ज़्यादा अच्छा कुछ और लग नहीं रहा होता, सिर्फ हमें अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने आप को खोल के सामने रख दें, जो चीज़ें हम किसी को नहीं बता सके, क्योंकि ट्रस्ट लेवल हमारा उस वक्त बिल्कुल पीक पे होता है। तो हम चाहते हैं कि बस दिल खोल के सामने रख दें। उसके बाद जब सब चीज़ें खुल जाती हैं, एक तो टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं सबसे पहली बात करने के, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ऑब्वियसली हनीमून पीरियड के बाद अपनी लाइफ में भी बिज़ी हो जाते हैं, नौकरी भी करनी है, घर को भी देखना है, तो पहले तो ज़रा गैप आना शुरू होता है, बात कम होना शुरू होती है, पहले वो प्रॉब्लम बनता है। उसके बाद क्योंकि हम ओवर शेयर कर चुके होते हैं तो हमारे पार्टनर को पता चल चुका होता है कि पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ हम अच्छे हैं। तो उसके बाद जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होते हैं या सोशल प्रेशर्स आते हैं या जिस तरह अभी नॉर्मल ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में हम एंटर होना शुरू होते हैं, वहाँ पर फिर वो पर्सनालिटी के जो फ्लॉज हैं उसके बाद फिर वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट का
जो है टॉपिक अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ हम रीज़न्स, एक्सक्यूज़, बहाने जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म होते हैं इसकी बात कर रहे हैं, सफ़िया जी हमें वेस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता है। वहाँ पे बड़े सिविल तरीके से लोग अक्सर अपनी शादियाँ, वहाँ पे भी नास्टी डिवोर्सेस होती हैं, नास्टी ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़े महज़्ज़ब अंदाज में लोग अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। अगर हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ के साथ भी मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए कि नहीं जी हमें लगता है हम बहुत मुख्तलिफ हैं, हम अपने रास्ते जुदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप ना सिर्फ खुद लड़ रहे होते हैं, आपके ख़ानदान का हर फ़र्द उस जंग में माशाल्लाह अपना किरदार अदा कर रहा होता है। आपका बहन, आपका भाई, आपके वालिदैन, आपके कज़न्स के कज़न्स, ऐसा लगता है कि हर एक का उस शादी या उस रिश्ते के ख़त्म होने पे एक ओपिनियन होना चाहिए। क्या ये चीज़ें भी हमारे यहाँ चीज़ों को ज़्यादा और रिश्तों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती हैं? बिल्कुल सिद्रा, देखें ये एक एक्सेप्टेबल बात है। ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो हैं वो अगर अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे पार्टनर्स भी बन सकें। दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स बट दे मे नॉट बी वेरी गुड पार्टनर्स। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है। इसीलिए एक माशरे में और मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त दी गई है, और उसको एक तरीके के साथ अगर अलहदा हो जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपने जो बात की है बिल्कुल सही है कि हर किसी का उसके अंदर छलांग लगा लेना, कूद जाना, वो उसको ज़्यादा बिटर बना देता है, और एक पूरा एक सिलसिला जो है उसको एक प्रोलॉन्ग कर देता है। और आई थिंक इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द वुमन एंड द मैन टू कम आउट ऑफ दिस बिटर रिलेशनशिप। अच्छा, एक बात जो अभी आपने बिगनिंग में की, उसको मैं थोड़ा सा आई वुड जस्ट से दिस कि मैं तो उससे डिफ़र करूँगी। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहती कि लड़कियाँ जो हैं वो एक मोटिव के पीछे चली जाती हैं और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दीज आर वेरी जनरलाइज कमेंट्स। दीज में वेरी फ्राम पीपल टू पीपल एंड पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो बहुत बिटर हो जाती हैं, और मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आइसोलेट कर जाते हैं, and they move towards it. Yes, majority of the women, they see a big picture in front of them and they want to move ahead, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एक चीज़, कोई गोल बना के। मुझे ऐसा लगता है सफ़िया जी, बिकॉज हार्ट ब्रेक या कोई भी रिश्ता जब ख़त्म होता है तो उसकी तकलीफ़ तो यकीनन है, तो वो चैनलाइज करने की बात है। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नोटिस दैट women then channelize this heartbreak, this pain into something far more purposeful. ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप इससे बिल्कुल डिफ़र कर सकती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द रीजंस व्हाई पीपल गो सेपरेटली, हानिया मुझे बताएं कि अक्सर जो रिश्ते, लोग कहते हैं कि भाई शादी के बाद एक कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ, ये तो वो आदमी नहीं है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, लड़का कहता है कि ये तो वो लड़की नहीं है, इसका तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब मुझे जाके पता है इसकी असलियत क्या है। यानी मंगनी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, उसमें भी आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी नहीं जान पा रहे, और जब शादी हो जाती है तो वो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक बहाना है या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर? जब रिलेशनशिप शुरू होता है या वो साथ में रहने वाला फेज़ नहीं होता, उसमें ये होता है कि बिकॉज वी पुट आर मैक्सिमम एफर्ट्स टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क। उसमें ये होता है कि वी आर ऑन आर बेस्ट बिहेवियर, हम अपना बेस्ट पर्सनालिटी अगले बंदे को शो कर रहे होते हैं, जिसकी रीज़न ये होती है कि बिकॉज वी वांट टू गेट दैट पर्सन राइट। जब वो पर्सन हमको मिल गया, जब हम उनके साथ रहने लगे, अब साथ रहने पे ना, जब हम शादी हो जाती है और साथ रिलेशनशिप हम रहने लगते हैं, उसमें बहुत, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ होती है, रोज़मर्रा का एक रूटीन फॉलो हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसमें फिर वो जो हमारा बेस्ट बिहेवियर जो कि हम अब तक दिखा रहे थे वो कहीं पीछे चला जाता है। उसमें देन हमारा जो बिल्कुल ट्रू सेल्फ होता है, या हम एफ़र्ट नहीं कर रहे होते कि हम अगले बंदे को उतना ही अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करें जितना हम शुरू में करते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, और कभी कभार ये बातें हमें कहानियों के ज़रिए बहुत बेहतर समझ आती हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का इस वक्त जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, उसका जिक्र करेंगे, बिकॉज वो एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आया हुआ है। वे वी सी कि बड़ा लाओबाली सा लड़का था, लेकिन ज़िंदगी में एक बहुत बड़े ट्रॉमा के बाद जब उसकी फैमिली ने उसको ट्रस्ट नहीं किया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई, चोरी का इल्ज़ाम लगा, तो उसके अंदर एक
बहुत बड़ी तब्दीली आती है एंड देन ही बिकम्स वेरी मोटिवेटेड टू चेंज हिज डेस्टिनी। वो काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बट इन द प्रोसेस ही लूजेस यू नो द रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप वीक पड़ने लगता है। ये भी कई लोगों की रियलिटी है कि शुरू में वही हनीमून पीरियड है या एक दूसरे के लिए क्यूरोसिटी है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए और ज़िंदगी ने, काम ने, चीज़ों ने आपको मसरूफ़ किया तो आप अक्सर कहते हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, ये तो रिलेशनशिप बदल गया। क्या ये बदलना नेचुरल है या इसके साथ डील करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो फ़र्क होनी चाहिए? अच्छा जी, शर्जीना और मुस्तफ़ा की डायनामिक्स किस तरह चेंज हुए हैं इस पर ज़रा बात करते हैं, बिकॉज इट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर फाइंडिंग इट टू बी वेरी रिलेटेबल कि जी पहले एक लाओबाली इंसान है, अगर वो काम की तरफ फोकस्ड होता है, अब सिंगल ट्रैक माइंड है ना भाई, एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं संभाली जाती, तो क्या अगले बंदे का और ख़ास तौर पे एक लड़की का इमोशनल होना सही है कि भाई बड़ी तब्दीली आ गई है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, मुझे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है जो मुझे नहीं मिल रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सफिया जी, सबसे पहले आपके पास लेके आते, क्या ये सिर्फ एक बहाना है? पहले देखिए पैसे कम थे तो भी मसाइल थे, पैसा कोई कमाने लगे तो फिर एकदम एहसास होता है कि यार इसकी तो अटेंशन और मोहब्बत मेरी तरफ से कहीं डाइवर्ट हो गई है। क्या कहेंगी इस पर? सिद्रा, मेरा ये ख्याल है कि हर रिलेशनशिप के ना स्टेजेस होते हैं। ओके। और एक रिलेशनशिप का एक स्टेज ये होता है वेयर यू लाइक इम्प्रेसिंग द अदर पर्सन, यू नो, योर पार्टनर जी। तो मेरा ख्याल है वो पहला वाला स्टेज जो था वो वाला था शर्जीना का और ऑफ दैट गाय के, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे, वो उसको इम्प्रेस करी थी। और जब उसकी फीलिंग्स थे उसके लिए तो वो उसको इम्प्रेस करी थी। एंड नाउ मुस्तफ़ा इज़ एट दैट स्टेज जब वो उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है। दोनों की वो स्टेजेस सिंक नहीं हो रही। अच्छा सफिया जी, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि शर्जीना का कैरेक्टर शुरू में बहुत ओवर गिविंग हो गया था और तभी उसको जब वो रेसिप्रोसिटी नहीं मिली, उसी लेवल की मोहब्बत नहीं मिल रही या अटेंशन नहीं मिल रही, बिकॉज शर्जीना की ज़िंदगी मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द घूम रही थी और वो उसके साथ बुरे हालात में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, घर नहीं भी है, पैसा नहीं भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डू यू थिंक शी वाज ओवर गिविंग? She was उसका कैरेक्टर बिल्कुल, it was over giving. In fact, I was seeing lot of red flags in this relationship. मतलब अच्छी बात है कि आप किसी को चाहें, किसी को आप you know you are giving, you are at a giving end, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ईगो को इतना कम्प्लीटली मजरूह कर दें या ख़त्म कर दें और फिर बाद में आपको एहसास हो कि जी मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। और इसी हवाले से गोइंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड, अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है ना, उसको प्लीज़ टाइम दें एंड यू नो एक्सेप्ट इट। लाइक द रिसर्च सेज दैट अ डिवोर्स टेक्स लाइक अराउंड 2 to 3 years to sink in। और हम क्या करते हैं कि हम बस इधर डिवोर्स हुई, इधर टिकट काटा, इधर बाहर चले गए, पढ़ाई की, वापस आए, अपना करियर स्टार्ट कर दिया। yes. Take it easy on yourself, otherwise you will have a burnout। अभी नहीं होगा, you know, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। आपकी बात से I've just realized one thing, honey, I want to bring this one to you। इसका मतलब है ना सिर्फ कि ये कैरेक्टर ओवर गिविंग था बल्कि काफ़ी अनस्टेबल था, बिकॉज जैसे सफ़िया जी कह रही हैं और आप लोग भी कहते हैं कि टेक टाइम, शी जस्ट कुड नॉट टेक द ब्लो कि अदील से उसकी शादी टूट गई, वो फ़ौरन भाई के पास पहुंच गई। ये लर्नड हेल्पलेसनेस थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। सो देवर अ लॉट ऑफ फ्रैग्स। शर्जीना एक चलता फिरता सुर्ख झंडा थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब उन्होंने मुस्तफ़ा से वो कॉम्प्रोमाइज़ मांगा कि आप मुझसे शादी कर लें, बिकॉज उनको सोसाइटी में अपने अम्मा अब्बा का सर नहीं नीचे होने देना था, तो उसके बाद वो गिल्ट अंदर कि मैंने इस पे एक प्रेशराइज़ किया है इसको, कैसे ज़बरदस्ती मुझ पे शादी की, मेरे साथ शादी की, बिकॉज ये प्लान तो था नहीं, या अचानक से उस गिल्ट की रीज़न थी कि वो इतनी ओवर गिविंग थी कि उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर किया, मुस्तफ़ा का कुछ ना करना इग्नोर किया, उनकी जो लाओबाली नेचर थी वो इग्नोर की। उसके बाद जब फाइनली वो सेटल डाउन हो गए और देन व्हेन शी नीडेड अटेंशन, तो उस वक्त एक तो हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल था, उनकी जो भी स्टेट थी जिसमें प्रेगनेंसी हार्मोन्स का बहुत रोल था, उसमें ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सप्रेस की थी इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वो एकदम से आई और वो वोल्केनो इरप्ट हो गया। राइट एंड दिस इज हाउ यू लेट गो ऑफ योर मेंटल हेल्थ स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए भी एक लेसन होना चाहिए कि ठीक है वो इट वाज नॉट द ग्लोरियस कैरेक्टर, वेरी प्रिटी कैरेक्टर, लेकिन साथ साथ ये उनकी वीकनेसेस थी विच हैज़ अनफॉर्चुनेटली गॉटन हर वेयर शी इज़ राइट नाउ। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सिद्रा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक इश्तियाक ठाक। बोल रही हूँ, मैं इस्लामाबाद से। जी जनाब, क्या कहेंगे? मैं जी जी मैं ये कहूँगी कि जी मैम फरमाइए आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमने समझा कि इसको समझाने का बेहतरीन अंदाज कभी हाँ मैं जी, कभी तुम की कहानी है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी जी। हाँ, वो ड्रामा तो ड्रामा ही होता है ना, लेकिन ये ड्रामा जो है ना वाकई कुछ इतना दिलचस्प है कि देखने को दिल चाह रहा है। सही वरना बाकी आप जो जितने ड्रामे देखते हैं, एक ही मौजू, एक ही बात, एक ही सही सास, एक ही नंद, उनके गिर्द घूमता रहता है। लेकिन मैं बात करूँगी जो आपने रिलेशनशिप किया है, बात की है जी ये मियाँ बीवी में, तो ये तो एक रिश्ता जो है ऐसा है, प्लानिंग करके ये होता है, हाँ कॉम्प्रोमाइज करने से होता है, जिससे तो ना इस्तेमाल करके होता है। सही इसके बगैर ये जो जिंदगी आपकी जो गुजरती है ना, एक तो होता है जैसे कि 1 महीने के अंदर अंदर मियाँ ने अपनी सारी पिछली बातें, ये जो गुजर रही हैं वो बातें, और लड़की ने भी ऐसे बता दिया। और फिर ये होता है कि लड़का भी अपना ज़हन में रखता है कि इस साथ ये बातें हुई हैं, अभी आगे क्या करेंगे मेरे साथ। ठीक इसी है, तरह बिल्कुल लड़के सही के कह साथ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हानिया भी शुरू में बात करी थी कि ओवर शेयरिंग आप शुरू में, बिकॉज आप एक अच्छे से बबल में होते हैं, रोज़ कलर्ड आपने ग्लासेस लगाए होते हैं। लेकिन हानिया एक और बात कि आमतौर पे जब हमारे यहाँ कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जब आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ अ कपल इज़ कोर्टिंग, वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, अभी फैमिलीज़ ने फॉर्मलाइज़ नहीं किया, तो इस बात पर खींचातानी हो रही होती है कि घर वालों को कब लेके आओगे, अच्छा अम्मी मान नहीं रही, लोग कहते हैं उस पर भी ये बहानेबाजी है, यानी जिसने मनवाना होता है वो फैमिली को मनवा लेता है। बट बॉयज़ हैव इट वेरी रियल, अगर उनके घर से रेजिस्टेंस आ रही है तो क्या वो सिर्फ बेचारा बहाना बना रहा है, या उसको फ़ौरन ही तीसमार खान बनना चाहिए, तलवार निकाल लेनी चाहिए और घर वालों से जंग करके वो किसी भी तरह शादी कर ले? एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होती हैं? असल में जो हमारे मर्द हजरात हैं ना, वो बहुत सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। सही। ये उनका एक पॉजिटिव ट्रेट होता है कि उनको इस बात की, हम ख़वातीन क्योंकि जज्बाती होती हैं, उनको लॉजिक माइंडेड होते हैं मर्द ज़रा, तो उनको ये पता होता है कि राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट वर्ड्स आर वेरी नेसेसरी। अब वो ख़वातीन ये चाह रही होती हैं कि भाई क्योंकि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो और तुम सिंसेयर होने का क्लेम कर रहे हो, तो फ़ौरन बस हम अब्बा को ले आओ। वो ये इसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं कि उनके घर का माहौल डिफरेंट हो सकता है, उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना कि शायद उनके पेरेंट्स रेडी ना हो इस वक्त शादी के लिए, लेकिन क्योंकि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा बस एब्रप्ट होती हैं, हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, इमोशनल क्योंकि होती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिंसेरिटी को टेस्ट भी कर रही होती है इस अंदाज से कि अगर तुम बिकॉज सोशल कल्चरल प्रेशर है ना, आपका एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पे अगर आपका नाम किसी से मंसूब हो रहा है तो आप फौरी तौर पर उसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अच्छा जी, एक और तरीका जो बड़ी नाकामी की वजह बनता है रिलेशनशिप्स की, वो आपस की तल्ख कलामी होती है। सफ़िया जी, ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, रियल इशू को छोड़कर लहजे, अल्फाज का इंतखाब, इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बन जाती है। गुस्से में कहे हुए जो अल्फाज होते हैं, अगर वो हार्श हैं, अगर वो बिटर हैं, तो कई दफ़ा इशू बहुत पीछे रह जाता है। सिर्फ इस बात को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि तुमने ये कहा कैसे, या ये लफ्ज़ गलत तुमसे इस्तेमाल हो गया, पहले इसकी माफ़ी मांगो, फलाना ढमाका, वट एवर। सो आप समझती हैं कि ये भी एक एक्सक्यूज़ बनता है, दिस गेट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये रीज़न क्यों बनती है ब्रेकअप्स की? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सिद्रा आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। बहुत सारी दफ़ा ना आप जब कपल से पूछें कि वजह क्या बनी, तो वजह बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी वजूहात होती है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली जब आप किसी वजह से तंग होते हैं या इरिटेट होते हैं, तो कपल ने ऐसा रेपुटेशन अपना नहीं बनाया कि वो बैठ के उसको डिस्कस कर सके। जब वो बिल्ड होता रहता है और बिल्ड होता रहता है, फिर एक छोटी सी बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर जाती है। फिर आपको बात भी बुरी लगती है, लहजा भी बुरा लगता है, देखने का तरीका भी बुरा लगता है, तुम हंसी गलत तरीके से, तुम बोले गलत तरीके से, तुमने शर्ट गलत तरीके से रखी, एंड यू नो तुमने प्लेट पटकी। हाँ। वो एक छोटी छोटी चीज़ें फिर पकड़ी जाती है। सही। जो आपका ऐसा रेपुटेशन ही नहीं बिल्ड हुआ कि एट फर्स्ट प्लेस जो बात आपको बुरी लगी आपने वो बात ही नहीं की। सो आई थिंक बिफोर यू आर डिसाइडिंग ऑन गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ बिहेवियर of your partner
और द वन विथ होम यू आर इन रिलेशनशिप, कि उसका पैटर्न क्या है बिहेवियर का, कि जी वो क्या ऐसा करता है कि हर बार आपके साथ गड़बड़ करके फिर माफ़ी मांग ली और आप भी माफ़ कर देते हो, और हर बार वो आपको किसी चीज़ का वादा करके एंड में एक्सक्यूज़ करके निकल जाता है. इफ़ द पैटर्न इज़ द सेम देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग. एंड ऑल्सो द फैक्ट इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए. बिल्कुल, और साथ साथ पैटर्न के अलावा यहाँ पे ये भी नोटिस करना है कि आपका अपना पैटर्न क्या है. जैसे आपने खुद कहा कि आप अक्सर माफ़ कर देती हैं, आप चीज़ों को लेट गो कर देती हैं, या फिर आप ये भी देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रिलेशनशिप में आएगा. इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पैटर्न ऑफ सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट क्या है. क्या हर दफ़ा एक ही शख्स को जिम्मेदार बनाया जा रहा है? क्या हर दफ़ा सारा का सारा ब्लेम आदमी पे या लड़की पे डाला जा रहा है? क्या हर दफ़ा एफर्ट करना कि जी इसको रीबिल्ड करना है, सॉरी तुम ही नहीं कहना है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं बनेगी? सिद्रा, कम्प्लीटली. एंड यू नो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये सीखें कि हम भी गलती करते हैं. बिल्कुल. और हम एक मरतबा ये एक्सेप्ट करना सीख लें कि हम भी गलती करते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है. Absolutely. आपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की कि हम अक्सर मरतबा वजूहात ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ. अम्मी की वजह से हुआ, या अब्बा की वजह से हुआ, या इस बंदे में ये कमी थी, या शादी से पहले तो ये ऐसा नहीं था अब बदल गया. तो हम हर वक्त एक डिफेंस मैकेनिज्म पे काम ना करते रहें. बहुत सारी दफ़ा हमारी भी गलतियाँ होती हैं. नहीं, और दूसरा मुझे ये भी लगता है सफ़िया जी, करना सीख जाए. बिल्कुल, आई थिंक यू स्पॉट ऑन विद दैट. मुझे ये भी लगता है कि कई दफ़ा हम एक परफेक्ट ज़िंदगी चाह रहे होते हैं, तो हम उसमें जो है ना सारे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स को प्लग करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ये फाइनेंशियली स्टेबल है, ये इमोशनली स्टेबल है, इसकी लुक्स ऐसी होनी चाहिए. वी आर ट्राइंग टू चेक मार्क अ लिस्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बेयर मिनिमम क्या है, हमें मोहब्बत कितनी है, और सबसे बढ़कर ये कि मैं किन चीज़ों को लेट गो कर सकता हूँ अपनी लिस्ट में अगर मुझे कोई 4 चीज़ें मिल जाएं. सो लेटिंग गो वाली लिस्ट भी हमें नहीं पता होती. अच्छा जी, एक कॉलर हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा, क्या हाल है? लुबना बात कर रही हूं. बिल्कुल ठीक ठाक. लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी. जी, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, और ड्रामे के हवाले से तो बहुत अच्छा छेड़ा है, लेकिन कुछ लूज पॉइंट भी हैं उसमें. जी 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 जी, प्लीज बताइए. मदर के घर से खाना आता है तो इतना वो हो जाता है, हाश हो जाता है कि मैंने नहीं खाना और फलाना ढिमाका. तो आपको पता है ये लड़कियां ड्रामे देख के पता नहीं क्या कुछ सीख रही हैं. पहले भी होता था लेकिन 100% नहीं था. आप तो यकीन करें कि मैं तो नहीं समझ पा रही कि ये ड्रामे लिखने वाले कैसे हैं और क्या. अभी आप जफ़ा देख रही होंगी, जफ़ा में वो इतना पिटी है, अब आप देखिए वो दोबारा चली जाएगी. बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी. मैं भी इस बात पे बहुत परेशान हुई थी कि देखिए हमारे यहाँ ना, अब जिस तरह के लोग जानते हैं कि जस्ट ओवर द वीकेंड हमने 1 साल भर की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कैंपेन इनिशिएट की है, लेकिन अभी तक जितनी गुफ्तगू, जितनी कहानियाँ इन सब्जेक्ट्स को कवर भी करती हैं, या तो वो इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही होती हैं, या जिस शख्स का कोई नफ्सियाती मसला चल रहा है उसको विलेनाइज कर देती हैं. इस वाले केस में जफ़ा का आपने जिक्र किया, इत्तेफाक से मैं भी देख रही हूँ, मोहिब का जो कैरेक्टर है उसने इतनी डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस की है, वो एक इतना मैनिपुलेटिव शख्स है, वो एक क्रॉनिक लायर है, लेकिन उसका सारा का सारा मलबा दादी जी ने उठा के जी उस बात पे डाल दिया कि इसका बचपन का ट्रॉमा है, बचपन से मैंने इसको एक बात नहीं बताई, इसके बाप भी इसकी माँ को डांटता या मारता था और वो इसलिए चली गई. इन्होंने यू हैव कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड एन एडल्ट मैन ऑफ बैड बिहेवियर. यानी अगर वो हाथ उठा रहा है तो हम कह रहे नहीं, उसके बचपन में जाके देखें. अगर ये बात हमने करनी शुरू कर दी ना, तो हर मुजरिम के आप पास में जाके देखेंगे. बट एट द सेम टाइम अ क्राइम इज़ अ क्राइम एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. सो इन अ नटशेल वी कैन से कि जो भी आपके आउटबर्स्ट होते हैं रिलेशनशिप में, वो इमोशनल होना, अपने गुस्से का इजहार करना, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए. हमारे व्यूअर्स अभी ड्रामे की कहानियों से इसको बहुत बेहतर समझ पाते हैं. सो देयर इज़ जफ़ा हैपनिंग राइट नाउ, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का इशू कवर किया गया है. दूसरा कपल यानी द अदर द डॉक्टर एंड दीबू, उसके अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह कंसील करते हैं लोग इन्फॉर्मेशन और फिर अपने ही जहन में उलझ कर रह जाते हैं विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट्स ऑल्सो हैपनिंग. कभी मैं कभी तुम में जो कपल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, शर्जीना और मुस्तफ़ा का कैरेक्टर, वो भी हमने डिसाइफर किया कि दोनों में ही माशाल्लाह रेड फ्लैग्स हैं. मुस्तफ़ा बेचारा बद से ज़्यादा बदनाम बुरा, तो वो उसकी सिनेरियो चल रही है. अच्छा, होता अक्सर यही है हानिया जी, अगर दोनों में से एक पार्टनर ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो
उसको ट्रिगर करना भी आसान होता है और उसके ट्रिगर होने के बाद उसके रिएक्शंस को ब्लेम या वजह बनाना या एक्सक्यूज़ बनाना कि यार इस वजह से देखो झगड़ा बढ़ता है, ये आसान होता है। जो पैसिव अग्रेसिव शख्स है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट को एज पनिशमेंट यूज़ कर रहा है, जिसको कहते हैं ना जो कनाइविंग है ज़्यादा, और पार्टनर्स में भी ऐसा होता है कि यू मेक योर पार्टनर लुक बैड, उसके बारे में लोग कम बात करते हैं। असल में जो ओवर एक्सप्रेसिव है ना, वो तो अपनी हर एक्सप्रेशन को कभी कभी ओवरली भी और कभी कभी ओवरली भी एक्सप्रेस कर देते हैं। अब जो हमारे दूसरे वाले पार्टनर हैं जो नहीं इतने, मोस्टली मर्द ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो कभी कभी अपना एंगर भी मतलब अंदर वो खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है, उनकी नेचर भी हो सकती है। कभी कभी घर के माहौल का भी उनको ख्याल होता है कि भाई घर का माहौल ना ख़राब हो जाए, बच्चे ना सुन लें, बाहर घर से बाहर आवाज़ ना जाए। इस वजह से वो जो खातून ओवरली एक्सप्रेस कर रही हैं, चीख चिल्ला के अपना एंगर निकाल के, वो उसके बाद वो शायद ठंडी भी हो जाती है, उनको थोड़ा सुकून भी आ जाता है। लेकिन वो इंसान जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा और पेंट अप किए जा रहे, उसके बाद अगेन वही वॉल्केनो फटने वाली बात होती है कि एक तो वो इरप्ट होके बाहर आता है। और अगर जैसे जॉइंट फैमिली का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है, मोस्टली लोग एक घर में काफ़ी लोग रह रहे होते हैं, तो उसमें जो चिल्ला रही हैं या चिल्ला रहा है जो पार्टनर, जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो बुरा है क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक्सप्रेस कर दिया, वो नज़र आ रहा है चीखता हुआ। और वो जिन्होंने अंदर रख लिया और उसके बाद पैसिव अग्रेसिव तरीके से उनके डिफरेंट इमोशंस या डिफरेंट एक्सप्रेशंस बाहर आ रहे होते हैं, वो क्योंकि किसी को नज़र नहीं आ रहे, तो वो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो मजलूमियत वाली लाइट उनको मिल जाती है। अच्छा हानिया, ए वन स्मॉल क्वेश्चन, अभी हाल ही में 3-4 मैंने ड्रामे ऐसे देखे हैं जिसके अंदर पहले तो जी हम वन वे दिखाते थे ना कि मर्द को गुस्सा आया, बीवी पे हाथ उठ गया, एक ज़ोर से थप्पड़ मारा, फिर बाद में रिग्रेट भी दिखाई गई कि यार गुस्से में हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 2-3 ड्रामों में, अभी जफ़ा का जिक्र हुआ, उससे पहले भी मैं एक इकरा अजीज़ वाला ड्रामा देख चुकी हूँ, इकरा और तलहा का, जिसके अंदर लड़की को एक थप्पड़ पड़ा और पलट के लड़की ने भी घुमा के उतनी ज़ोरदार थप्पड़ मियाँ के मुँह पे रसीद किया। इसमें भी बड़ी डिबेट हुई थी कि क्या ऐसा करना चाहिए। उस वक्त जिस भी शख्स पे तशद्दुद हुआ है, मर्द या औरत, रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए रिएक्शन वही, अगर थप्पड़ ही वापसी जैसे मार दिया, उससे अगर हम ड्रामे से हट के रियल लाइफ में देखें तो इससे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, एस्केलेट होंगी चीज़ें। क्योंकि एक तो क्योंकि जो भी है हमारी सोसाइटी में मर्द को एक अपर हैंड है, उस पर अगर खातून ने पलट के हाथ उठा दिया तो उसके बाद तो फिर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एग्जैक्टली exactly. मेरे ख्याल में जिसने भी हाथ उठाया वो एनीवेज एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये जो सीख हम लड़कियों को दे रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिकम अ विक्टिम, बट आपकी सेफ्टी बड़ी उस वक्त एट रिस्क होती है। अगर आप पे एक थप्पड़ हो चुका है तो ट्राई एंड गैदर सपोर्ट अराउंड यू, यू कैन रिपोर्ट इट टू अथॉरिटीज़। लेकिन अगर आप उसी का जवाबी कार्रवाई उस वक्त कर चुकेंगी तो एक तो मुझे लगता है आपका जो मॉरल जवाब था कि यार इसने मेरे पे हाथ उठाया, वही ख़त्म हो गया क्योंकि आपने भी पलट का हाथ उठा लिया। सफ़िया जी, इस पे आप क्या कहेंगी कि ये मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है कि देखें इसके ऊपर ना हर रिलेशनशिप की कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए कि जी आप, ये मेरी अपर लिमिट है, ये मेरी बाउंड्री है, आप यहाँ तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। सही। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो फिर आपको फेस करने होंगे। एंड देखिए, ये आई कम्प्लीटली अग्री कि अगर आपने फौरी जवाब दे दिया तो फिर आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप उसको बिठा के फिर उसके ये बता सकें कि आपने ये किया है, अब आपकी ये सज़ा है, या जो भी कुछ उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन ये कि सफ़िया जी, इस पे मैं समझती हूँ फ्यू डेज ही आपको अपनी अपर लिमिट सेट कर देनी एब्सोल्युटली, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन मैं इस पे एक सेपरेट शो करना चाहूँगी कि रिस्पांस क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी, ये माशरा स्पेस बनाता है मर्द के लिए कि उसका हाथ उठाना शायद सही है, ख़वातीन को सारी प्रीचिंग मिल रही होती है। आई थिंक हाथ उठाना किसी का भी सही नहीं है, और एक दफ़ा अगर हाथ उठ जाए तो वो रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हानिया मौजूद थी, सफ़िया जी मौजूद थी। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।